नमस्कार बच्चों, आज का हमारा विषय है रेस्पिरेशन। आज हम रेस्पिरेशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपसे एक सवाल है, क्या इनहेल और एक्सहेल करना ही रेस्पिरेशन है? यानी कि जब हम सांस अंदर ले रहे हैं और सांस बाहर छोड़ रहे हैं, क्या यही श्वसन है? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ये सिर्फ ब्रीदिंग का एक पार्ट है, जो हम सांस लेने की प्रक्रिया है उसका एक हिस्सा है। लेकिन श्वसन जिसे हम कहते हैं, रेस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं, दरअसल वह एक सेलुलर प्रोसेस है। सेलुलर लेवल पर होने वाला एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। कैसे? चलिए जानते हैं। वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन। पिछले पार्ट में हमने जाना था कि डाइजेशन क्या होता है। जब हम खाना खाते हैं और उसका पाचन होता है, डाइजेशन होता है, उसके द्वारा हमें खाने में मौजूद डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जब हमारे सेल्स में जाते हैं तो उनका काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना, ताकि हम अपने लाइफ के डिफरेंट प्रोसेसेस को कंटिन्यू कर सकें। ओके, तो हमने खाना खाया, उसका डाइजेशन हुआ, हमें न्यूट्रिशन मिला, न्यूट्रिशन ने एनर्जी दी, न्यूट्रिशन से हमें एनर्जी मिलती है। ये चीज़ हम जान चुके हैं। लेकिन ये होता कैसे है? एक्चुअली में ये होता है रेस्पिरेशन के द्वारा। जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। ऑक्सीजन जब हमारी सेल्स में जाती हैं, वो इन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करके बहुत सारी एनर्जी बनाती है। अब ये कैसे हो रहा है, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। धरती पर बहुत भांति के जीव जंतु हैं। सभी रेस्पिरेशन का ये जो प्रोसेस है, यानी कि न्यूट्रिएंट से एनर्जी बनाने का जो ये प्रोसेस है, ये अपने अलग अलग अंदाज में करते हैं। कैसे करते हैं? कुछ ऑक्सीजन का यूज़ करके ग्लूकोज को कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, जबकि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते। इन ऑल केसेस, चाहे कोई ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन के लिए, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करे या ना करे, सभी केसेस में पहला स्टेप क्या होता है? जो ग्लूकोज बना है, जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, उसका ब्रेक डाउन करके 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनाया जाता है, जिसे हम पाइरूवेट कहते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। रेस्पिरेशन का पहला प्रोसेस होता है इस 6 कार्बन मॉलिक्यूल को 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसे हम पाइरूवेट कहते हैं, उसमें ब्रेक डाउन करना। और ये जो प्रोसेस है, ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। अब 2 सिचुएशंस होती हैं। पहली सिचुएशन जहां ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, और दूसरी सिचुएशन जहां ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम पहली सिचुएशन पढ़ते हैं कि जब पाइरूवेट को ब्रेक डाउन करके एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन किया जाता है, कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में, एब्सेंस ऑफ एयर, जब पाइरूवेट को ब्रेक डाउन किया जाता है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, उस प्रोसेस को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों? क्योंकि एयर एब्सेंट है, ऑक्सीजन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये प्रोसेस यीस्ट में होता है, और इस पूरे प्रोसेस को, क्योंकि यीस्ट के अंदर एथेनॉल बन रहा है, तो इसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पर एयर की एब्सेंस है, इसलिए इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहा गया। पाइरूवेट को कन्वर्ट किया गया है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये प्रोसेस यीस्ट में होता है, इसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। और रेस्पिरेशन की कैटेगरी में ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा, क्योंकि एयर कंप्लीटली एब्सेंट है। अब हम दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं जहां ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा। ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। जब ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके हम पाइरूवेट को ब्रेक डाउन करेंगे, तो ये हमारे सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का वो ऑर्गेनल है जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर पाइरूवेट को कम्प्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में स्प्लिट कर दिया जाएगा, और इस प्रोसेस में बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी भी रिलीज होती है। सो दिस विल कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाइरूवेट के एक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, साथ ही वाटर भी बनता है। और क्योंकि ये प्रोसेस प्रेजेंस ऑफ एयर में हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम दिया गया है। यीस्ट में ऑक्सीजन की एब्सेंस में पाइरूवेट का ब्रेकडाउन होता है, जहां एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से पाइरूवेट का कम्प्लीटली ब्रेकडाउन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी मात्रा में एनर्जी भी बन रही है। क्योंकि यहाँ एयर की प्रेजेंस है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसलिए इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहा गया है।
द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज़ अ लॉट ग्रेटर देन इन द एनारोबिक प्रोसेस। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है, एनारोबिक प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो बहुत कम मात्रा में है, जबकि एरोबिक प्रोसेस के अंदर एनर्जी जो बनती है या रिलीज़ होती है उसकी अमाउंट बहुत बहुत ग्रेटर होती है। कैसे होती है, लेट मी एक्सप्लेन यू। ये देखिए, ये हमें एक पाथवे बताया गया है जहाँ पर ग्लूकोज का सबसे पहले साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होगा, पायरुवेट बनाएगा। पायरुवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे 3 डिफरेंट सिचुएशन दी गई है। सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की हम बात करते हैं। जब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ये बनते हैं, प्लस बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। एंड व्हाट इज़ दिस एनर्जी, 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। एटीपी एनर्जी करेंसी होती है जो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एनर्जी के रूप में रिलीज़ हो रहे हैं। जब हम बात करते हैं कि पायरुवेट हमारी मसल सेल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होता है, यानी कि ऑक्सीजन है लेकिन कम मौजूद है, बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है, तब पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, 2 ATP। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी है और ये प्रोसेस यीस्ट में हो रहा है, तो पायरुवेट का ब्रेक डाउन होगा एथेनॉल में जो कि एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और एनर्जी रिलीज होगी, और इस एनर्जी की मात्रा भी क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। तो आप खुद अंदाज कर सकते हैं कि दोनों एनर्जीज में कितना बड़ा डिफरेंस है। एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए, एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP रिलीज हुए। तो ये फ़र्क है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अब आप कहेंगे कि मैम एनारोबिक रेस्पिरेशन काम कहाँ आता है, तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बेकिंग इंडस्ट्री में। बेकिंग इंडस्ट्री में जब हम केक वगैरह बेक करते हैं, बिस्किट्स बनते हैं, आपके ब्रेड बनती हैं, तो उन सब में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है उसी की वजह से आपकी ब्रेड या केक इतने स्पॉन्जी होते हैं। ओके, सो ये था डिफरेंस एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन एयर की प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन एयर की एब्सेंस में होता है, और रेस्पिरेशन हमेशा सेलुलर लेवल पर होता है। लेकिन जो हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर रहे हैं ये एक फिजिकल प्रोसेस है और ये ब्रीदिंग का एक पार्ट है जिसमें हमारे ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो हम अब आगे बात करते हैं। The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP. सेलुलर रेस्पिरेशन होने के बाद जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसका इस्तेमाल उसी वक्त ATP का मॉलिक्यूल बनाने में किया जाता है। और ये ATP मॉलिक्यूल क्या करता है, सेल के अंदर जो बाकी एक्टिविटीज़ होंगी, जो बाकी काम होंगे, उनको एक फ्यूल की तरह से ये हेल्प करता है। कहने का मतलब ये है कि ATP मॉलिक्यूल को जब सेल अपने फर्दर काम के लिए इस्तेमाल करेगी तो जैसे जैसे ATP मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता जाएगा वैसे वैसे वो एनर्जी रिलीज़ करता जाएगा और सेल उस एनर्जी को अपने प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल करती जाएगी। ये उसी तरीके से है जैसे हम इन्वर्टर की बैटरीज़ में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करके रखते हैं। जब पावर शट डाउन हो जाती है उस वक्त हमारा इन्वर्टर अपनी बैटरी में स्टोर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करके हमारे जो भी उनसे कनेक्टेड हैं, बल्ब या फैंस, उनको चलाने में हेल्प करता है। उसी तरीके से ATP मॉलिक्यूल्स अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखते हैं और जब भी सेल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ATP मॉलिक्यूल में से एनर्जी रिलीज़ कराई जाती है। ATP is broken down giving rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reactions taking place in the cell। यानी कि ATP का ब्रेक डाउन किया जाएगा और उससे एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी जो कि सेल के अंदर होने वाली सभी तरह की एंडोथर्मिक रिएक्शंस को कराने में हेल्प करती है। Since the aerobic respiration pathway depends on oxygen, aerobic organism need to ensure that there is a sufficient intake of oxygen। अब ये तो बहुत लाजमी बात है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो जितने भी जानवर जो एरोबिक रेस्पिरेशन करवाते हैं उनकी बॉडी में सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इंश्योर होना चाहिए। यानी कि जब वो सांस ले रहे हैं तो उनकी बॉडी के अंदर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन जा रही हो, ये सुनिश्चित करना अनिवार्य है। We have seen that plants exchange gases through stomata and the large intercellular spaces ensure that all cells are in contact with air। तो जब हम बात करते हैं प्लांट्स की तो सबसे पहले प्लांट्स में स्टोमेटा के थ्रू स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होता है, और उसके अलावा प्लांट्स की सभी सेल्स में बहुत बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि प्लांट का
प्लांट की सभी सेल्स एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में हों। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज्ड बाय डिफ्यूजन हेयर। प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के जो स्टोमेटल पार्ट है वहाँ पर डिफ्यूजन के द्वारा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। डिफ्यूजन क्या होता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ किसी गैस का खुद से बहना डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे पानी हमेशा ऊंचाई से निचाई की तरफ अपने आप आता है, उसी तरीके से जब हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्लांट के अंदर हो जाती है तो वो डिफ्यूज़ होकर एयर में चली जाती है। प्लांट्स को जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? एयर में। लोअर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? प्लांट के अंदर। तो डिफ्यूजन के द्वारा CO2 प्लांट के अंदर आ जाएगी। तो इस तरीके से पौधे के अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट है, एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या हैं, इसके ऊपर भी डिफ्यूजन की डायरेक्शन डिपेंड करती है। जैसे कि रात के टाइम कोई भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? बिकॉज सनलाइट एब्सेंट है। तो दिन भर में पौधे ने जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली है हवा से, उसका एलिमिनेशन किया जाएगा। लेकिन दिन में क्योंकि पौधे को फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाना ज़रूरी है, तो फिर ये CO2 जनरेट की जाएगी, हवा से अंदर ली जाएगी, एटमॉस्फेयर से पौधे के अंदर ली जाएगी, रिलीज़ नहीं की जाएगी। रात के टाइम पौधे CO2 एलिमिनेट करते हैं, जबकि दिन के टाइम वो CO2 को जनरेट करते हैं। और फोटोसिंथेसिस के दौरान क्योंकि ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट है और पौधे के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, इसलिए पौधा दोपहर में या दिन के टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। इस तरीके से पौधे के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो रही हैं। अब जब हम बात करते हैं एनिमल्स की, एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। जब हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स उन्होंने इवॉल्व कर रखे हैं ताकि वो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन इनटेक कर सके, अपटेक कर सके, और सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है शरीर में, उसको बाहर निकाल सकें। Terrestrial animals can breathe the oxygen in the atmosphere, but animals that live in water need to use the oxygen dissolved in water. धरती पर रहने वाले जीव, ज़मीन पर रहने वाले जीव अपने ऑर्गन्स का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन का अपटेक करते हैं और हवा में घुली हुई ऑक्सीजन शरीर में लेते हैं, इनहेल करते हैं, जबकि पानी में रहने वाले जीव पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करेंगे। Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than that seen in terrestrial organisms. कहने का मतलब ये है कि पानी में हवा के मुकाबले बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई रहती है, इसलिए जो भी जलीय जीव हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनकी रेट ऑफ ब्रीदिंग धरती पर रहने वाले जीवों के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्हें अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना होता है। Fishes take in water through their mouth and force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by blood. फिश क्या करती हैं? पानी को मुंह में भरती हैं और अब इसके बाद में पानी को गिल्स के थ्रू पास करवाती हैं, जहाँ की ब्लड की बहुत अच्छी सप्लाई होती है और उस पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ब्लड कैच कर लेता है, कैरी कर लेता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी मच ट्रू कि टेरेस्ट्रियल ज़मीन पर रहने वाले जीव एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल करेंगे रेस्पिरेशन के लिए। दिस ऑक्सीजन इज़ अब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन द डिफरेंट एनिमल्स। ये ऑक्सीजन अलग अलग जानवरों में अलग अलग ऑर्गन्स के द्वारा अब्जॉर्ब की जाती है। कैसे कि हमने नाक का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन का इंटेक तो कर लिया है, ऑक्सीजन को ग्रहण तो कर लिया है, लेकिन शरीर में जो वो अब्जॉर्ब होगी वो पार्ट, वो ऑर्गन हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। All these organs have a structure that increases the surface area which is in contact with the oxygen-rich atmosphere. जो भी सभी जीवों में जो ऑर्गन्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब करेंगे, उनका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? कि जो भी हमने ऑक्सीजन ली है उसको कैच करने के लिए उनका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू टेक प्लेस अक्रॉस द सरफेस, क्योंकि अब दोनों ही गैसेस का डिफ्यूजन होगा। हमने जो ऑक्सीजन शरीर के अंदर ली है वो ब्लड में जाएगी और ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया है उसको शरीर से बाहर निकालना है। तो ये जो पर्टिकुलर ऑर्गन है जहाँ पर आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, इसका
सरफेस बहुत फाइन यानी कि पतला होता है और बहुत ही डेलिकेट, बहुत नरम होता है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस, अब क्योंकि ये सरफेस इतना इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर हमारे जीवन की बात है। हम ऑक्सीजन जो ले रहे हैं उसको शरीर में पहुँचाने के लिए हमारे लंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर लंग्स की बात हो रही है, इसीलिए लंग्स को हमेशा शरीर के अंदर ही प्लेस किया जाता है नेचर के द्वारा। और लंग्स तक जो ये गैस पहुँचती है, ये एक पैसेज के थ्रू पहुँचती है, जो हमारी एयर ट्यूब होती है, जिसे हम लैरिंक्स या ट्रेकिया भी कहते हैं। वहाँ से नॉस्ट्रिल से ट्रेकिया, ट्रेकिया से लंग्स तक एयर पहुँचती है। In addition, there is a mechanism for moving the air in and out of this area where oxygen is absorbed. Obviously, शरीर के अंदर ऑक्सीजन कैसे आएगी? नाक से। शरीर के बाहर CO2 कैसे जाएगी? नाक से। तो ये एक पूरा मैकेनिज्म है। यानी कि अब हम हमारे ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन कैसे होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अब हम प्रॉपर तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे। इतनी देर हमने जाना कि रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन सेलुलर प्रोसेस है, उसका मैकेनिज्म क्या है, अब हम ये पढ़ेंगे। इन ह्यूमन बींग्स एयर इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स। ह्यूमन बींग्स में हवा का इंटेक नॉस्ट्रिल से होता है। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल इज़ फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स दैट लाइन द पैसेज। हमारे नॉस्ट्रिल से जब एयर पास होती है तो नाक में मौजूद फाइन हेयर्स उसको क्लीन करने का, फिल्टर करने का काम करते हैं। ऑल्सो द पैसेज इज़ ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। इस पैसेज में हमेशा एक म्यूकस भी प्रेजेंट रहता है। म्यूकस क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ कि जो भी इम्प्योरिटी होती है वो फाइन हेयर्स और म्यूकस में चिपक कर रह जाती है, ताकि हमारे लंग्स तक जो एयर पहुँचे वो कम्प्लीटली प्योर हो, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी ना हो। फ्रॉम हेयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट। नाक से होती हुई हवा गले में पहुंचती है और फिर लंग्स में पहुंचती है। अब थ्रोट में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मौजूद हैं। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या होते हैं? आपकी एयर ट्यूब जब नाक से होकर लंग्स तक पहुंचती है तो बीच में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज के छल्ले मौजूद होते हैं, जिन्होंने आपकी एयर ट्यूब को एक फ्रेमवर्क प्रदान कर रखा है, एक ढांचा प्रदान कर रखा है, ताकि कभी ऐसा हो कि आपने बहुत गहराई से सांस छोड़ी है तो वो सांस की नली चिपक ना जाए, कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज उसको एक फ्रेम प्रदान करके रखते हैं ताकि वो आपस में चिपके नहीं। अब जब हवा लंग्स में पहुंच गई है तो फिर ये पैसेज बहुत छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड होता चला जाएगा और फाइनली एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट हो जाएगा, जिसे हम एल्वियोली कहते हैं। The alveoli provides a surface where the exchange of gases can take place. लंग्स के अंदर एल्वियोलीज गैसियस एक्सचेंज के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करती हैं। कैसे? एल्वियोलीज की वॉल्स पर बहुत एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। जब हम सांस अंदर लेते हैं, हम अपने रिब्स को ऊंचा उठाते हैं, आपकी छाती बाहर की तरफ फूलती है ना जब आप सांस लेते हैं। साथ ही क्या होता है, लंग्स के नीचे जो डायाफ्राम होता है, एक लेयर होती है जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं, वो नीचे की तरफ आती है, फ्लैट हो जाती है, और जैसे ही डायाफ्राम फ्लैट होगा, रिब्स ऊंची उठेंगी, चेस्ट कैविटी जो है वो लार्ज हो जाएगी, और जिसकी वजह से हमारे लंग्स में हम अच्छी तरीके से हवा को भर सकते हैं। ठीक है। इस दौरान क्या होगा कि जब हमारे फेफड़ों में बहुत अच्छे से ऑक्सीजन भर गई है तो फेफड़ों में जो एल्वियोलीज हैं वहाँ पर ब्लड्स का बहुत एक्सटेंसिव नेटवर्क है। वो ब्लड पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके लाया है ताकि वो एल्वियोली में उसको रिलीज़ कर सके, प्लस एल्वियोली के अंदर मौजूद जो ऑक्सीजन है उसको ब्लड अपने अंदर कैच कर लेता है, और फिर यहाँ से ब्लड वेसल्स इसको पूरी शरीर की सेल्स में ट्रांसपोर्ट करती हैं। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। जब भी एक ब्रीदिंग साइकिल हो रही होती है जिसमें हवा अंदर ली जाती है और बाहर छोड़ी जाती है, लंग्स के अंदर हमेशा एयर का कुछ ना कुछ वॉल्यूम बचा हुआ रहता है। क्यों बचा हुआ रहता है? ताकि हमारे लंग्स के अंदर जो टाइम है ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करने का और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करने का वो बढ़ सके, मतलब हमारे ब्लड के पास सफिशिएंट टाइम हो ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करने के लिए। इसलिए हमेशा लंग्स में हवा का कुछ वॉल्यूम बाकी रह जाता है। हम कम्प्लीटली अपने लंग्स में से एयर को ब्रीद आउट नहीं कर सकते, ना ही लंग्स में मौजूद एयर यानी ऑक्सीजन का कम्प्लीटली अब्जॉर्प्शन होता है। थोड़ा हमेशा बाकी रहता है ताकि ये प्रोसेस चलता रहे, ब्लड हमेशा ऑक्सीजन अब्जॉर्ब और CO2 रिलीज़ करता रहे। When the body size of animal is large, जब जानवर की बॉडी साइज़ बड़ी होती है तो ऑक्सीजन की डिलीवरी के लिए केवल डिफ्यूजन प्रेशर ही काम नहीं करता। हमने क्या बात की थी कि डिफ्यूजन हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ
होता है। तो जब बॉडी साइज़ बड़ी होगी तो शरीर के हर हिस्से तक डिफ्यूजन के द्वारा ऑक्सीजन की डिलीवरी नहीं कराई जा सकती। तो फिर क्या होगा? तो फिर यह होता है कि हमारे शरीर के अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में शरीर के हर टिश्यू और हर सेल तक कैरी करके ले जा सकता है। तो ह्यूमन बींग्स में ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारी रेड ब्लड सेल्स के अंदर मौजूद रहता है और ऑक्सीजन के लिए इसकी बहुत हाई एफिनिटी होती है, यानी कि ये ऑक्सीजन को अपनी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित करता है, ऑक्सीजन को कैच कर लेता है एक मैग्नेट की तरह, और इसलिए ये ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में उसी प्रेशर के साथ कैरी करके ले जाता है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसके लिए कोई पिगमेंट नहीं है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में घुल के डिज़ोल्व फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में हमारे बॉडी से लंग्स तक ट्रांसपोर्ट की जाती है और फिर वहाँ से हम उसको ब्रीद आउट कर देते हैं। तो ये हमारा रेस्पिरेशन का सिस्टम है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, यहाँ पर यह मैकेनिज़्म समझाया गया है। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि हमारे शरीर का एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है, मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। सबसे पहले एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन है उसको हम अपने नेज़ल पैसेज के थ्रू अंदर लेते हैं। नेज़ल पैसेज में फाइन हेयर्स और म्यूकस होते हैं जो हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स को अपने पास रोक लेते हैं। फिर वह ऑक्सीजन हमारे लैरिंक्स, फेरिंक्स और ट्रेकिया से होकर गुजरती है। फेरिंक्स हमारे थ्रोट में है, लैरिंक्स जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, और अब यह एयर ट्यूब बन रही है, अब यह एयर ट्यूब ट्रेकिया में आ रही है। ट्रेकिया में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं जो कि हमारी एयर ट्यूब को कोलैप्स होने नहीं देते, चिपकने नहीं देते हवा की कमी के दौरान। तो अब यह ट्रेकिया दो ब्रोंकीज में डिवाइड हो रही है, राइट ब्रोंकी जो राइट लंग में जाएगी, लेफ्ट ब्रोंकी जो लेफ्ट लंग में जाएगा। ब्रोंकीज फर्दर फाइन ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते चले जाते हैं और ब्रोंक्यूल्स एंड होते हैं, टर्मिनेट होते हैं एल्वियोलीज में, जो कि एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। इन एल्वियोलीज के बाहर की तरफ एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स मौजूद रहता है। ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की हायर कॉन्सेंट्रेशन है जो पूरी बॉडी से कलेक्ट करके लाया गया है। हमने क्योंकि अभी फ्रेश ऑक्सीजन ब्रीद इन की है तो एल्वियोलर सैक में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेगा और CO2 एल्वियोलीज में डिफ्यूज़ आउट हो जाएगी, जहां से इसको बॉडी से बाहर ब्रीद आउट कर दिया जाएगा और ऑक्सीजन को ब्लड अपने साथ कैरी करके पहले हार्ट में जाएगा, हार्ट उसको पंप करके पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। लंग्स क्योंकि हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट और डेलिकेट पार्ट है, इसलिए इसकी सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास रिब केज होता है जिनके अंदर हमारे लंग्स एकदम सुरक्षित रहते हैं। और ये डायफ्राम है, जब आप सांस लेते हैं उस दौरान आपके रिब केज ऊपर लिफ्ट होती है और डायाफ्राम कम्प्लीटली फ्लैट हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा, चेस्ट कैविटी में बहुत बड़ी जगह बन जाती है और हम अपने लंग्स को हवा लेकर, सांस लेकर बहुत अच्छे से फुला सकते हैं। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह आपके लिए आगे भी और कंटेंट बना सकूं। और मेरे इस वीडियो को अपना प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।